गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्ट एशिया को पढ़ा था। आज के क्लास में हम नॉर्थ एशिया और ईस्ट एशिया को पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्थ एशिया के अंतर्गत हमें रूस और मंगोलिया को पढ़ना है। एशिया के उत्तर में रूस देश आएगा और रूस के ही दक्षिण में आपको मिलेगा मंगोलिया, जो कि विश्व का दूसरा बड़ा स्थलबद्ध देश है कजाकिस्तान के बाद। दूसरा बड़ा लैंडलॉक कंट्री है मंगोलिया। और अगर हम पूर्वी एशिया की बात करें तो रूस, देखिए रूस जो है वो पूरे पूर्व तक फैला हुआ है। तो रूस के दक्षिण में आएगा चीन, एक बड़ा देश है चीन। और चाइना के अगर आप पूर्व की तरफ को जाएंगे तो दो और देश आपको मिलेंगे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो ये देखिए, ये जो प्रायद्वीप है ये है कोरियन पेनिनसुला, कोरिया प्रायद्वीप। तो कोरिया प्रायद्वीप पर दो देश हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। उसके बाद अगर आप और पूर्व की तरफ को जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में ही एक द्वीपीय देश है जो कि है जापान। तो जापान से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसको भी हम कवर करेंगे। और जापान के दक्षिण में ही एक और देश मिलेगा जो कि है ताइवान, जिसकी राजधानी है ताइपे, और ये चाइना के पूर्व में आपको मिलेगा। तो इतने जो कंट्रीज हैं, रूस, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान को हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करे हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका कौन कौन सा टॉपिक जो है वो हो गया था, राइट। तो सबसे पहले हमने देखिए यूरोप और एशिया के बीच की जो बाउंड्रीज जो थी उसको हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीज़ें एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्रीज जो है वो बनाती है। तो सबसे पहले तो हमने देखा था यूराल पर्वत। यूराल पर्वत यूरोप, इस तरफ देखिए यूरोप है, ये यूराल पर्वत जो है वो रूस में है। तो यूराल पर्वत के आप देखेंगे पश्चिम की तरफ को ये यूरोप आ जाएगा और यूराल पर्वत के पूर्व की तरफ को एशिया कॉन्टिनेंट आ जाएगा। तो यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, ये नदी है यूराल नदी। तो यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलती है और यूराल नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। तो यूराल नदी और कैस्पियन सागर भी यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री जो है वो बनाती है। और कैस्पियन सागर के आगे अगर आप देखेंगे तो काला सागर आपको मिलेगा, ब्लैक सी। तो कैस्पियन सागर से काला सागर के बीच में एक माउंटेन रेंज आपको मिलेगा जो यूरोप और एशिया के बीच में ये बाउंड्रीज जो है वो बनाती है, वो है काकेशस पर्वत। और काकेशस पर्वत हमने आपको बताया था 3 देशों में है, तो आप कमेंट में लिखेंगे कि वो 3 देश कौन से हैं, राइट। तो कैस्पियन सागर के आगे काला सागर, यहाँ पे हमने बनाया नहीं है। जो क्लासेस है पहले वाली क्लासेस उसको आप देख लेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। तो कैस्पियन सागर के आगे अगर आप देखेंगे यानी यूरोप की तरफ को तो आपको मिलेगा काला सागर, और कैस्पियन सागर से काला सागर के बीच में काकेशस पर्वत। और काला सागर के आगे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मरमरा सागर। उसके आगे अगर आप जाएंगे तो एजियन सागर, और एजियन सागर के आगे नीचे की तरफ को अगर आप जाएंगे तो मिलेगा भूमध्य सागर। और यदि आप भूमध्य सागर में आप पहुंच गए तो उसके बाद आप जिब्राल्टर जलसंधि होते हुए आप अटलांटिक महासागर आप जा सकते हैं, और वहां से आप नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की तरफ आप जा सकते हैं, राइट। यदि आपको भूमध्य सागर से भारत की तरफ आना है यानी इधर पूर्व की तरफ को आना है तो भूमध्य सागर से आप स्वेज नहर होते हुए, जो कि मिस्र में है, स्वेज नहर होते हुए, लाल सागर होते हुए, बाब अल मंदेब जलसंधि होते हुए आप पहुंचोगे यहाँ तक, अरब सागर तक। और अरब सागर पहुंचने के बाद आप जो है वो भारत में इजीली एंटर कर सकते हैं। तो वो कंप्लीट हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, एशिया और यूरोप के बीच की बाउंड्रीज। उसके बाद जो है हमने पश्चिमी एशिया को पढ़ा था। पश्चिमी एशिया के जो 19 देश हैं, देखिए यह है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी एशिया को हमने पढ़ा था, 19 देश आएंगे इसमें। और उसके बाद हमने दक्षिण एशिया को पढ़ा था। दक्षिण एशिया के जो 8 देश हैं जिनको सार्क देश कहा जाता है, 8 देश जिसमें भारत भी आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान है भारत के साथ बाउंड्री बनाता हुआ, फिर पाकिस्तान, फिर उसके बाद देखिए नेपाल, भूटान, ये बांग्लादेश, और यहाँ पे 2 द्वीपीय देश भी है सार्क में, एक है श्रीलंका और दूसरा जो है वो मालदीव। तो ये टोटल 8 देश सार्क देश में हमने पढ़ा दक्षिण एशिया को, यानी एशिया के ये दक्षिण में आता है तो दक्षिण एशिया। उसके बाद हमने जो है वो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया को पढ़ा था। सेंट्रल एशिया यानी कैस्पियन सागर के पूर्व की तरफ को आपको ये देश मिलेंगे, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के 5 देश, इसको हमने कंप्लीट डिस्कस किया था। और लास्ट जो लेक्चर था आपका दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया देखिए एशिया के दक्षिण में और पूर्व में, तो ये आ जाएगा यहाँ म्यांमार से शुरू हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया के जो 11 देश है जिनको आसियान देश कहा जाता था, आसियान देश कहा जाता है, तो उसको हमने डिस्कस किया था। और आज के क्लास में हम ये जो बचे हुए देश हैं, रूस, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान को हम डिस्कस करेंगे, राइट।
तो देखिए एशिया जो है वो 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। एशिया के नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन, एशिया के ईस्ट में देखेंगे तो प्रशांत महासागर आपको मिलेगा, और एशिया के दक्षिण में अगर आप देखेंगे साउथ में तो हिंद महासागर, इंडियन ओशन आपको मिलेगा भारत के दक्षिण में। और एशिया के पश्चिम में जो है वो यूरोप महाद्वीप है, यानी कि एशिया एक तरफ से लैंडमास से घिरा हुआ है, एशिया के पश्चिम में है यूरोप महाद्वीप, और एशिया जो है वो 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, उत्तर में, पूर्व में और दक्षिण में। अब देखिए एशिया का जो उत्तर में, नॉर्थ में जो कंट्री है वो है रूस, और रूस जो है वो अंतर महाद्वीपीय देश है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री है। रूस जो है 2 महाद्वीप में आता है, एशिया और यूरोप महाद्वीप में, राइट। तो अगर रूस की अगर हम बात करें, रूस का ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो एशिया में आता है। ये देखिए पूरा एशिया में, यहाँ से यूराल पर्वत से लेकर के यहाँ पर ये पूरा रूस है एशिया के नॉर्थ में। और रूस का कुछ भाग जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आता है, तो पूरा ये यहाँ से ये पूरा जो है वो आपका आ जाएगा रूस, जो कि यूरोप महाद्वीप में आता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एरिया वाइज, क्षेत्रफल के आधार पर या जियोग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टिकोण से रूस किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो रूस जो है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, क्योंकि ज़्यादा क्षेत्रफल रूस का जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के आधार पर या राजनीतिक दृष्टिकोण से रूस जो है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, क्योंकि रूस का की जो जनसंख्या है वो यहाँ पर ज़्यादा है, यूरोप कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है, राइट। तो 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, जनसंख्या के आधार पर रूस यूरोप कॉन्टिनेंट में, राजनीतिक दृष्टिकोण से यूरोप कॉन्टिनेंट में। और यदि आप ज्योग्राफिकली अगर आप देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं, तो रूस आपको एशिया कॉन्टिनेंट में मिलेगा। तो अब देखिए रूस की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है मास्को। तो रूस की राजधानी मास्को जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मास्को एशिया कॉन्टिनेंट में यहाँ नहीं मिलेगा आपको, मास्को आपको यूरोप में मिलेगा, यानी यूरोप में जो रूस है वहाँ पर है मास्को, जो कि रूस की राजधानी है, राइट। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए रूस के दक्षिण में है मंगोलिया। तो मंगोलिया जो है वो स्थलबद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है, पूरे विश्व का दूसरा बड़ा जो है वो स्थलबद्ध देश है कजाकिस्तान के बाद। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान, उसको हमने मध्य एशिया वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये सेंट्रल एशिया के 5 देश जो है वो हमने कर लिया था। तो कजाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो स्थलबद्ध देश है वो है मंगोलिया, और मंगोलिया की जो राजधानी है उलन-बटोर। तो मंगोलिया का कैपिटल उलन-बटोर, आपको अपने एटलस में ये जो कैपिटल्स हम बता रहे हैं कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ है आपको देखना है, राइट। तो मंगोलिया की राजधानी है उलन-बटोर। उसके बाद रूस और मंगोलिया के दक्षिण में आ जाएगा चाइना। चाइना का कैपिटल है बीजिंग। तो चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग। उसके बाद देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो ये जो प्रायद्वीप है यहाँ पर, ये प्रायद्वीप जो है वो कोरिया प्रायद्वीप है। कोरिया प्रायद्वीप पर 2 देश हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग और साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। तो दोनों आपको याद रखना है, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग और साउथ कोरिया सियोल जो है वो राजधानी है। उसके बाद देखिए प्रशांत महासागर में एक आइलैंड कंट्री आपको मिलेगा जो कि है जापान। अब जापान जो है कि द्वीप हमने यहाँ पे बनाए हैं, 4 जो है वो द्वीप है, आइलैंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्रम पूछे जा सकते हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो सबसे नॉर्थ में है होक्काइडो। तो होक्काइडो आइलैंड जो है वो जापान में है, होक्काइडो। उसके दक्षिण में आपको मिलेगा होन्शु, और होन्शु जो आइलैंड है वो जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है होन्शु। होन्शु के दक्षिण में आप देखेंगे तो शिकोकू आपको मिलेगा, और शिकोकू के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो क्योशो आपको मिलेगा। तो आप एटलस में एक होता है पॉलिटिकल मैप, दूसरा होता है फिजिकल मैप। तो आप फिजिकल मैप में देखेंगे तो इनके नाम आपको मिल जाएंगे, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्योशो। तो ये जापान के आइलैंड है। अब देखिए जापान का जो कैपिटल है वो है टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पर है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो टोक्यो इनमें से होन्शु द्वीप में आपको मिलेगा, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो टोक्यो होन्शु द्वीप पर ही है। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, किस द्वीप पर है, ये होन्शु द्वीप पर है, राइट। और उसके दक्षिण में शिकोको और फिर क्योशो। उसके बाद देखिए एक और जो है वो आपको कंट्री मिलेगा जापान के दक्षिण में, ताइवान। ताइवान की राजधानी जो है वो ताइपे है, ताइवान का कैपिटल ताइपे। तो ये इतने कंट्री हो गए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे प्रशांत महासागर में जो वाटर बॉडी है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ जल संधियाँ हैं, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए अलास्का है। रूस के अगर आप पूर्व की तरफ को देखेंगे तो आपको उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट आपको मिलेगा, और उत्तरी अमेरिका में ही अलास्का आपको मिलेगा, जो कि यूएसए की टेरिटरी है। अलास्का, यहाँ अलास्का ये है, और ये है रूस। तो अलास्का और रूस के बीच में एक जल संधि है, बेरिंग जल संधि, उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए बेरिंग जल संधि यहीं पर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बेरिंग स्ट्रेट मिलेगा, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि के उत्तर में अगर आप देखेंगे तो चुकची सागर आपको मिलेगा।
चुकची सागर, चुकची सी। और बेरिंग जल संधि के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो बेरिंग सागर आपको मिलेगा। बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का ही भाग है और चुकची सागर जो है वो आर्कटिक महासागर का भाग है। ठीक है, तो ये चुकची सागर हो गया और फिर बेरिंग सागर, बीच में बेरिंग जल संधि जो कि चुकची सागर को बेरिंग सागर से कनेक्ट करती है, अलास्का को रूस से अलग करती है, सेपरेट करती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करती है, राइट। उसके बाद देखिए अगर आप थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, रूस का ही एक प्रायद्वीप आपको मिलेगा, कामचटका प्रायद्वीप, इंपॉर्टेंट है, कामचटका प्रायद्वीप रूस में है। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो ओकोटस्क का आपको सागर मिलेगा, रूस के जो है वो पूर्व में ओकोटस्क सागर, तो ओकोटस्क सागर कामचटका प्रायद्वीप के दक्षिण में। फिर अगर आप दक्षिण में और आएंगे तो सखालिन द्वीप आपको मिलेगा जो कि रूस का है, तो यह है सखालिन द्वीप, रूस का ही एक आइलैंड है सखालिन आइलैंड। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो जापान के आइलैंड आपके शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्योशो। और यहाँ अगर आप देखेंगे रूस के दक्षिण में है चाइना, और चाइना के साथ ही बाउंड्री बनाता हुआ रूस के साथ और चाइना के साथ बाउंड्री बनाता हुआ नॉर्थ कोरिया आपको मिलेगा, और फिर नॉर्थ कोरिया के साथ बाउंड्री बनाता हुआ साउथ कोरिया, और बीच में ये जापान सागर, ये जापान सी है। तो जापान सागर देखिए नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, रूस और जापान के साथ बाउंड्री बनाता है, जापान सागर, जापान सी। उसके अगर दक्षिण में अगर आप आएंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दक्षिण में और चाइना के पूर्व में, तो पीला सागर आपको मिलेगा, येलो सी। तो येलो सागर के दक्षिण में आइए तो पूर्व चीन सागर, चीन के पूर्व में है तो पूर्व चीन सागर आपको मिलेगा, और उसके दक्षिण में आपको ताइवान देश मिलेगा। तो सारे देश ये जो हम यहाँ पे वाटर बॉडी वगैरह बता रहे हैं वो आपको अपने एटलस में ढूंढना है, ताइवान। और ताइवान के दक्षिण में फिर फिलीपींस शुरू हो जाएगा, ये पूरा फिलीपींस है, फिलीपींस का ये सब नॉर्थ में जो द्वीप है ये लुजोन, और फिर उसके बाद दक्षिण में एक बड़ा द्वीप आपको मिलेगा जो कि है मिंदानाओ। इसको हम आसियान वाले चैप्टर, जब हमने दक्षिण पूर्व एशिया चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे इसको हमने कवर किया था फिलीपींस को। तो ताइवान के दक्षिण में आ जाएगा ये फिलीपींस। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हेनान आइलैंड, तो हेनान आइलैंड चाइना का सबसे दक्षिण में जो आइलैंड है वो है हेनान आइलैंड, और इसके दक्षिण में आपको दक्षिण चीन सागर आपको मिलेगा, चाइना के दक्षिण में है तो दक्षिण चीन सागर है यहाँ पे, और ये इंडो चाइना प्रायद्वीप है, दक्षिण पूर्व एशिया में हमने इसको पढ़ा था, इंडो चाइना प्रायद्वीप। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आइलैंड मिलेगा, ये जो है वो बोर्नियो आइलैंड और सुलावेसी आइलैंड। फिर नीचे जो है वो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड हो गया, जावा आइलैंड, बाली, लोम्बोक आइलैंड, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे वाटर बॉडी कुछ इस तरीके से हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी जल संधियाँ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके बनेंगे यहाँ पे, जो भी चैनल है या जल संधियाँ हैं उसको हम देख लेते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बेरिंग जल संधि पर बात करेंगे। तो बेरिंग जल संधि जो है यहाँ पर है, एक तरफ है देखिए अलास्का, उत्तरी अमेरिका में ही है अलास्का, और दूसरी तरफ है रूस जो कि एशिया कॉन्टिनेंट का ही देश है। तो रूस और अलास्का के बीच में आपको मिलेगा बेरिंग जल संधि। तो जल संधि क्या होती है? ऐसा जलीय क्षेत्र, ऐसा वाटर बॉडी जो दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है यानी जोड़ती है, और दो स्थलखंड यानी लैंड मास को अलग करती है, सेपरेट करती है, तो उसको हम जल संधि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर है बेरिंग जल संधि। तो अलास्का को रूस से क्या करती है? अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है, और चुकची सागर को बेरिंग सागर से कनेक्ट करती है। और चुकची सागर देखिए आर्कटिक महासागर का ही भाग है, और बेरिंग सागर जो है वो प्रशांत महासागर का ही भाग है। तो आप ये भी कह सकते हैं आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से तो कनेक्ट करती है, और रूस जो है वो एशिया का ही देश है, और अलास्का जो है वो उत्तरी अमेरिका में आता है। तो एशिया कॉन्टिनेंट को उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट से अलग करती है बेरिंग जल संधि। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेरिंग जल संधि। तो देखिए बेरिंग स्ट्रेट जल संधि, तो आपको अपने एटलस में देखना है। आप एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें आपको पॉलिटिकल मैप मिलेगा, फिजिकल मैप अलग से। तो फिजिकल मैप आप देखेंगे तो वहाँ पे ये जल संधियों के नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो बेरिंग जल संधि चुकची सागर या फिर आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर या प्रशांत महासागर से कनेक्ट करती है, जोड़ती है, और रूस या फिर एशिया को अलास्का या उत्तरी अमेरिका से जो है वो अलग करती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ लिखा है बेरिंग जल संधि, इसको आप अपने नोट्स में लिखोगे भी साथ में। अलास्का देखिए यूएसए की टेरिटरी है, अलास्का यूएसए को रूस से अलग करती है। अलास्का और यूएसए किस कॉन्टिनेंट में है? उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट को रूस है एशिया कॉन्टिनेंट में, तो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट को एशिया कॉन्टिनेंट से अलग करती है। चुकची सागर
अब ये चुकची सागर जो है वो आर्कटिक महासागर का ही भाग है, तो चुकची सागर आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर, देखिए बेरिंग सागर ये प्रशांत महासागर का ही भाग है, तो बेरिंग सागर प्रशांत महासागर से जोड़ती है बेरिंग जल संधि। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा जो सखालिन द्वीप हमने बताया ये रूस का ही द्वीप है, तो यहाँ पे एक जल संधि आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये जो जल संधि है वो है टार्टरी जल संधि, तो इंपॉर्टेंट है टार्टरी, टार्टरी जल संधि। तो टार्टरी जल संधि जो है यहाँ पे है रूस के सखालिन द्वीप और रूस के बीच में। तो टार्टरी जल संधि जो है वो सखालिन द्वीप जो कि रूस का है, तो इसको रूस के मुख्य भूमि से अलग करती है सखालिन द्वीप को। जोड़ती किसको है, देखिए ओखोटस्क सागर को जापान सागर से कनेक्ट करती है टार्टरी जल संधि। तो टार्टरी जल संधि सखालिन द्वीप को रूस के मुख्य भूमि से अलग करती है, सेपरेट कर रही है इसको, क्योंकि बीच में ये जल संधि आ गई। और ओखोटस्क सागर, तो एक तरफ है ओखोटस्क सागर और दूसरी तरफ आप देखेंगे दक्षिण में जापान सागर है, तो ओखोटस्क सागर को जापान सागर से कनेक्ट करती है। तो ये हो गया टार्टरी जल संधि। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे आपको मिलेगा सखालिन द्वीप जो कि रूस का है और जापान के होक्काइडो द्वीप के बीच में एक जल संधि है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम है सोया या ला पेरोज जल संधि। तो ये लिखिए सोया जल संधि, सोया जल संधि, सोया या फिर ला पेरोज जल संधि। तो सोया ला पेरोज जल संधि जो है वो किसके बीच में है, देखिए रूस का सखालिन द्वीप और जापान का होक्काइडो द्वीप। तो रूस के सखालिन द्वीप और जापान के होक्काइडो द्वीप के बीच में है सोया जल संधि, यानी इसको अलग करती है। अब कनेक्ट किसको करती है, ये सोया जल संधि यहाँ पर है, कनेक्ट किसको करेगी, देखिए एक तरफ है जापान सागर और दूसरी तरफ है प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो जापान सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो देखिए सोया या ला पेरोस जो जल संधि है वो सखालिन द्वीप जो कि रूस का है को होक्काइडो द्वीप जापान से अलग करती है। तो रूस को जापान से अलग, रूस का सखालिन द्वीप और जापान का होक्काइडो द्वीप इसको अलग करेगी। और जापान सागर को प्रशांत महासागर, जापान सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से कनेक्ट करती है। तो ये हो गया सोया जल संधि या फिर ला पेरोस जल संधि। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा जल संधि, यहाँ पर जापान में जापान का होक्काइडो द्वीप और होंशु द्वीप के बीच में है सुगारू जल संधि। तो ये हो जाएगा सुगारू स्ट्रेट, सुगारू जल संधि। तो सुगारू जल संधि देखिए यहाँ पर है सुगारू जल संधि जापान के होक्काइडो द्वीप और होंशु द्वीप के बीच में। तो जापान के होक्काइडो द्वीप को होंशु द्वीप से अलग करता है ये सुगारू जल संधि, और जापान सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से कनेक्ट करती है। तो सुगारू जल संधि जापान के होक्काइडो द्वीप को होंशु द्वीप से अलग। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे यह है कोरिया प्रायद्वीप, और कोरिया प्रायद्वीप और जापान के क्योशो द्वीप के बीच में एक जल संधि और आपको मिलेगा यहाँ पे, तो ये है कोरिया जल संधि या सुशीमा की जल संधि। तो सुशीमा जल संधि है या कोरिया जल संधि, तो यह है कोरिया या सुशीमा लिख देंगे, सुशीमा, सुशीमा जल संधि, सुशीमा जल संधि। तो सुशीमा की जो जल संधि है वो कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया जो कि कोरिया प्रायद्वीप में है, दक्षिण कोरिया को जापान के क्योशो द्वीप से अलग करती है सुशीमा की जल संधि। और जोड़ती किसको है, देखिए यहाँ पे ये जोड़ेगी पीला सागर, यहाँ पे पीला सागर है, येलो सागर को जापान सागर से कनेक्ट करती है। तो अगला देखिए कोरिया या सुशीमा की जल संधि जो कि दक्षिण कोरिया को जापान के क्योशो द्वीप से, दक्षिण कोरिया को जापान के जो ये लास्ट में जो द्वीप है यह है क्योशो द्वीप, जापान के क्योशो द्वीप से अलग करती है। और ये कनेक्ट किसको करती है, पीला सागर, यहाँ पे येलो सी है चाइना के पूर्व में, येलो सी पीला सागर को, यहाँ देखिए ऊपर है जापान सागर, तो पीला सागर को जापान सागर से कनेक्ट करती है, जोड़ती है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे ताइवान जल संधि या फार्मोसा जल संधि। तो यहाँ पे मिलेगा ताइवान जल संधि या फार्मोसा जल संधि। देखिए यह है ताइवान की जल संधि या फार्मोसा जल संधि। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फार्मोसा, फार्मोसा जल संधि, या फिर इसी को ताइवान की जल संधि भी कहा जाता है, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा। तो फार्मोसा जल संधि या फिर ताइवान जल संधि। अब देखिए ताइवान को चाइना से अलग करती है फार्मोसा की जल संधि।
अब जोड़ती किसको है? पूर्वी चीन सागर को दक्षिण चीन सागर से कनेक्ट करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, फार्मोसा स्ट्रेट कौन से दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है? तो दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर। तो ये पूर्व चीन सागर और ये दक्षिण चीन सागर को कनेक्ट करती है। और अलग किसको करती है? एक तरफ है ताइवान देश और दूसरी तरफ है चाइना, तो ताइवान को चाइना से सेपरेट करती है। ताइवान या फार्मोसा की जल संधि चीन को ताइवान से अलग सेपरेट करेगी, दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे लुजोन जल संधि। तो लुजोन जल संधि जो है वो यहाँ पर मिलेगा, लुजोन जल संधि, यह है लुजोन स्ट्रेट जल संधि। तो लुजोन जल संधि देखिए, एक तरफ ऊपर जो है वो ताइवान देश है, लुजोन जल संधि ताइवान, और दूसरी तरफ जो देश है यहाँ पे यह है पूरा फिलीपींस, और फिलीपींस का है लुजोन द्वीप। तो फिलीपींस को ताइवान से अलग करती है लुजोन जल संधि, और जोड़ती किसको है? देखिए दक्षिण चीन सागर, एक तरफ है यहाँ पे दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर को यहाँ पे आ गया जी प्रशांत महासागर। तो दक्षिण चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, जबकि ताइवान को फिलीपींस से अलग करती है लुजोन जल संधि। तो ये यहाँ की जो जल संधियाँ हैं ये होगी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे रूस जो देश है यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे उसको देख लेते हैं। कंट्री वाइज हम यहाँ पे इसको देखेंगे। अब हम देखेंगे रूस से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ पे मैंने लिखा है साइड में। तो देखिए रूस की राजधानी है मास्को, और मास्को जो है वो जैसे कि हमने आपको कहा यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, तो मास्को देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा यूरोप कॉन्टिनेंट में। और भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं, ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो रूस जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, जैसे कि हमने आपको कहा कि रूस का जो ज़्यादा क्षेत्रफल है वो एशिया महाद्वीप में आता है। और अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो रूस जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, क्योंकि रूस की जो राजधानी है वो यूरोप में ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर जनसंख्या अगर आप देखते हैं तो जो है वो यूरोप में ज़्यादा मिलेगा। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ज्योग्राफिकली रूस यूरोप में, और भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो रूस एशिया में आएगा। बारकोयांस्क पर्वत, तो बारकोयांस्क पर्वत आपको रूस में ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह है बारकोयांस्क पर्वत, बारकोयांस्क पर्वत माउंटेन रेंज रशिया में है, रूस में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और यूराल पर्वत, तो यूराल पर्वत देखिए ये यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत रूस में है, एशिया यूरोप की सीमा बनाता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के अगर आप देखेंगे पश्चिम की तरफ को यूरोप, और यूराल पर्वत के पूर्व की तरफ को ये पूरा आ जाएगा एशिया, राइट। अब देखिए बेकॉल झील, तो बेकॉल लेक जो है रूस में है, बहुत महत्वपूर्ण है बेकॉल झील। तो बेकॉल झील अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बेकॉल लेक कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो बेकॉल झील, तो यह है बेकॉल झील। तो बेकॉल जो झील है वो है रूस में, और बेकॉल झील रूस में है, विश्व की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील बेकॉल झील जो कि है रूस में, यह है बेकॉल झील, बेकॉल झील। अब देखिए यहाँ प्रमुख नदियां रूस की, तो लेना नदी, तो जो लेना नदी है वो रूस की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए जो लेना नदी है ये निकलती है बेकॉल झील से ही, तो यहाँ से निकलेगी, बेकॉल लेक से निकलती है ये लेना नदी, और ये जाती है लेप्टिव सागर में। तो यहाँ पे मुहाना बनाती है लेप्टिव सागर के पास, तो ये है लेना नदी। इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि रूस की सबसे लंबी नदी है लेना नदी, तो ये आपको याद रखना है। प्रमुख नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट लेना रिवर, लेना नदी। अब देखिए लेना नदी कहाँ से निकलती है? बेकॉल झील से निकलती है। बेकॉल झील रूस में है जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। बेकॉल झील से लेना नदी निकलती है और ये गिरती है लेप्टिव सागर में। अब ये लेप्टिव सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर, कारा सागर, ये रूस के उत्तर में है और आर्कटिक महासागर में ही आएगा। तो बेकॉल झील से निकलती है लेना नदी और लेप्टिव सागर में गिरती है। उसके बाद देखिए येंसी नदी। अब ये येंसी नदी जो है ये मंगोलिया से निकलती है। येंसी नदी अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मंगोलिया से निकलती है, मंगोलिया के उत्तर से निकलती है, ये है येंसी नदी। और येंसी नदी में ही बेकॉल नदी से एक नदी आती है अंगारा नदी, अंगारा नदी और येंसी नदी, और ये जाती है आगे कारा सागर में, कारा सागर में गिरती है। तो देखिए ये है, ये हो जाएगी जी येंसी नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है येंसी नदी। और यहाँ पे ये भी है येंसी नदी, और येंसी में ही मिलती है अंगारा नदी जो कि निकलती है बेकॉल झील से, तो ये होगी अंगारा नदी। तो अंगारा नदी बेकॉल झील से निकलती है और येंसी नदी मंगोलिया से आती है
येंसी नदी में अंगारा नदी मिल जाती है और ये आगे जाकर के कारा सागर में गिरती है। तो लेना नदी होगी, येंसी नदी होगी प्रमुख नदियों में, एक अंगारा नदी, और दूसरी देखेंगे आप ओब नदी और इर्तिश नदी। तो ओब नदी देखिए यहाँ पे है अल्ताई माउंटेन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ताई रेंज। तो अल्ताई रेंज आपको यहाँ पे मिलेगा, अल्ताई माउंटेन। तो देखिए अल्ताई माउंटेन यहाँ पे ये है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में आता है कजाकिस्तान, फिर ये चाइना, मंगोलिया और रूस। तो 4 देशों के जंक्शन पॉइंट पर है जो है वो अल्ताई पर्वत। तो ये है अल्ताई माउंटेन, अल्ताई पर्वत। तो देखिए अल्ताई पर्वत जो है वो 4 देशों के जंक्शन पॉइंट पर है, कजाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया और ये रूस हो गया, ठीक है। तो अल्ताई पर्वत से एक नदी निकलती है जो कि है ओब नदी। तो ये यहाँ से निकलेगी, ओब नदी अल्ताई पर्वत से निकलती है और ये जाती है कारा सागर में। तो यहाँ पे ये मुहाना बनाती है कारा सागर में, ये नदी है ओब नदी। अब देखिए एक और नदी है जो मंगोलिया से निकलती है, मंगोलिया से ये, और यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ तक चाइना है, चाइना से होते हुए और कजाकिस्तान होते हुए, कजाकिस्तान होते हुए ये रूस में जो है वो फिर ओब नदी में मिल जाती है, ये है इर्तिश नदी। तो इसको हम नाम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये है इर्तिश, इर्तिश नदी, और ये नदी है ओब, ओब, ये नदी है ओब, ठीक है। तो ओब नदी देखिए इंपॉर्टेंट है अल्ताई पर्वत। तो अल्ताई पर्वत से निकलती है ओब नदी और आगे जाती है कारा सागर में, और ओब नदी में ही एक नदी आती है इर्तिश नदी जो कि मंगोलिया से आती है, फिर चाइना होते हुए, कजाकिस्तान होते हुए रूस में ये ओब नदी में मिल जाती है इर्तिश नदी। तो यहाँ की जो इंपॉर्टेंट नदी है, सबसे लंबी नदी है लेना नदी, फिर येंसी नदी आपको याद रखना, ओब नदी, और येंसी की सहायक नदी है अंगारा नदी, और ओब की सहायक नदी है इर्तिश नदी। तो ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ होगी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने नाम लिखा है प्रमुख नदियों में, लेना नदी, येंसी नदी, इर्तिश नदी और ओब नदी, और एक येंसी की सहायक नदी है अंगारा नदी। साइबेरिया, तो इसको साइबेरिया कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लेना नदी और येंसी नदी के बीच में, तो लेना नदी और येंसी नदी के बीच में ये जो है पड़ेगा मध्य साइबेरिया का पठार। तो ये पठारीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे ये आएगा जी मध्य साइबेरिया, मध्य साइबेरिया का पठार, पठार। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप देखेंगे ओब नदी और येंसी नदी के बीच में ये आ जाएगा पश्चिमी, पश्चिमी साइबेरिया का पठार। तो यहाँ पे ये है पश्चिमी साइबेरिया, साइबेरिया का पठार। तो साइबेरिया का पठार, पश्चिमी साइबेरिया का पठार जो है वो है ओब नदी और येंसी नदी के बीच में यहाँ पे, और मध्य साइबेरिया का पठार आपको मिलेगा येंसी नदी और लेना नदी के बीच में। और यहाँ पे बारकोयांस्क पर्वत आपको याद रखना है, रूस में है, बेकाल झील ये भी रूस में है, और अल्ताई पर्वत जो है वो 4 देशों के जंक्शन पॉइंट पर है, रूस हो जाएगा, कजाकिस्तान, चाइना और मंगोलिया, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कोला प्रायद्वीप है रूस में, हालांकि ये यूरोप में पड़ता है, यूरोप में जो रूस है यहाँ पे है कोला प्रायद्वीप। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये आ जाएगा, ये है कोला प्रायद्वीप। तो इसका नाम लिखें, यह है कोला पेनिनसुला, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ जो लैंड मास होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए बेरेंट सागर है, यहाँ पे पूरा ये बेरेंट सागर आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोला प्रायद्वीप के दक्षिण में तो व्हाइट सी आ जाएगा, श्वेत सागर। तो यहाँ पे है, यह है श्वेत सागर, आपको एटलस में देखना है। और एशिया वाले कॉन्टिनेंट में अगर नहीं है तो आप यूरोप कॉन्टिनेंट में जाकर भी, यूरोप वाले मैप में जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए श्वेत सागर आपको यहाँ पे मिलेगा, श्वेत सागर। तो श्वेत सागर के उत्तर में ही आपको मिलेगा कोला प्रायद्वीप। अब देखिए कोला प्रायद्वीप में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक बंदरगाह आपको मिलेगा, मुर्मुस्क बंदरगाह। तो मुर्मुस्क बंदरगाह यहाँ पे है कोला प्रायद्वीप पर ही, कोला प्रायद्वीप पर ही है मुर्मुस्क बंदरगाह। अब मुर्मुस्क बंदरगाह क्यों इंपॉर्टेंट है? विश्व का सबसे नॉर्थ में, उत्तर में जो बंदरगाह है वो है मुर्मुस्क बंदरगाह। तो यहाँ पे आपने नाम लिख लेना, यह है मुर्मुस्क, मुर्मुस्क पोर्ट, सी पोर्ट
बंदरगाह, तो मुर्मुस्क बंदरगाह कोला प्रायद्वीप पर है और जो कोला प्रायद्वीप है ये रूस में ही है और रूस जो यूरोप में जो रूस आता है वहां पर आपको मिलेगा कोला प्रायद्वीप और मुर्मुस्क बंदरगाह सबसे उत्तर में स्थित बंदरगाह है पूरे विश्व में। तो इतने पॉइंट्स हमने लिख लिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए रूस के दक्षिण में आता है मंगोलिया। मंगोलिया की जो राजधानी है जो है वो उलन है और मंगोलिया जो है वो विश्व का दूसरा बड़ा स्थलबद्ध देश है, दूसरा लार्जेस्ट जो है वो लैंडलॉक कंट्री है। और राजधानी की अगर हम बात करें तो उलन इसका कैपिटल है। उलन विश्व की सबसे ठंडी राजधानी है उलन तो ये भी आपको याद रखना है। मंगोलिया का जो कैपिटल है उलन ये विश्व की सबसे ठंडी राजधानी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है कोरिया प्रायद्वीप। कोरिया प्रायद्वीप पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो देश आते हैं और यहाँ पे जो ये लाइन आपको यहाँ पे जो दिख रहा है यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो बाउंड्री है इसको कहा जाता है 38 डिग्री पैरेलल लाइन, यानी कि यहाँ से 38 डिग्री जो है वो उत्तरी अक्षांश जो है वो गुजरती है यहाँ से होकर के कुछ इस तरीके से। अगर आप देखेंगे तो ये है 38 डिग्री पैरेलल लाइन, तो इसको कहा जाता है 38 डिग्री समानांतर रेखा। तो 38 डिग्री पैरेलल लाइन किसके बीच में है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है 38 डिग्री जो है वो पैरेलल लाइन, अक्षांश रेखा। तो उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है। जैसे 49 डिग्री पैरेलल लाइन आप पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका का जो यूएसए है और कनाडा के बीच में आपको मिलेगा 49 डिग्री पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा। उसी प्रकार से 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो मिलेगा वो है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे जो जापान के जो ये आइलैंड है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो देखिए सबसे नॉर्थ में आपको जो आइलैंड जो मिलेगा वो है होक्काइडो आइलैंड और होक्काइडो आइलैंड के दक्षिण में ही आपको जो है ये होन्शु आइलैंड आपको मिलेगा जो कि जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है, ये होन्शु आइलैंड। उसके दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा शिकोकू आइलैंड और उसके बाद जो है सबसे दक्षिण में क्योशो आइलैंड। तो ये चार प्रमुख जो है वो द्वीप हैं। यहाँ पे हमने रफ मैप बनाया है, आपको अपने एटलस में देखना है। फिजिकल जो मैप है वहाँ पे आपको इनके नाम मिलेंगे। तो देखिए सबसे उत्तर में जो नॉर्थ में जो हमने यहाँ पे बनाया है ये है होक्काइडो आइलैंड। उसके दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा होन्शु आइलैंड जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है, होन्शु। उसके बाद फिर आपको मिलेगा शिकोकू और फिर लास्ट में क्योशो आइलैंड आपको मिलेगा, राइट। तो ये आप देखेंगे होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्योशो। अब देखिए जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। टोक्यो किस आइलैंड पर है ये पूछा जा सकता है। तो जापान का जो कैपिटल है वो आपको यहाँ मिलेगा होन्शु आइलैंड पर। तो ये है टोक्यो, यहाँ पे आपको मिलेगा होन्शु आइलैंड पर। तो जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। उसके बाद देखिए जापान का एक और शहर जो इंपॉर्टेंट है क्योटो। तो क्योटो भी होन्शु द्वीप पर ही है, यहाँ पे आपको मिलेगा पश्चिम की तरफ को। तो ये है क्योटो। तो क्योटो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है, जापान का एक इंपॉर्टेंट शहर है। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था यहाँ पे क्योटो में, जापान में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। और ये क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए हुआ था? ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में जापान के क्योटो शहर में, राइट। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एक तो टोक्यो शहर इंपॉर्टेंट हो गया, फिर क्योटो। उसके नेक्स्ट देखिए हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हिरोशिमा भी आपको होन्शु द्वीप पर ही मिलेगा। तो यहाँ पे है हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर। और क्योशो जो आइलैंड है यहाँ पे आपको मिलेगा नागासाकी। तो यहाँ पे है नागासाकी, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए हिरोशिमा शहर और नागासाकी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर स्थित है। 6 अगस्त जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था और उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। तो ये भी आपको याद रखना है, 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम और बम का नाम था लिटिल बॉय। और उसके बाद देखिए जो नागासाकी जो शहर है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्योशो आइलैंड पर है। नागासाकी क्योशो आइलैंड पर है, जापान के क्योशो द्वीप पर। और यहाँ पे 9 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के जो क्योशो आइलैंड है
नागासाकी जो शहर है यहाँ पर परमाणु बम गिराया था और बम का नाम था फैट मैन। तो ये चीजें आप यहाँ से याद रखेंगे। 4 शहर हैं, टोक्यो, क्योटो, हिरोशिमा और नागासाकी, राइट। उसके बाद देखिए जो जापान है, जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश, क्योंकि सूर्य की पहली किरण जो है वो जापान में पड़ती है, तो जापान को सूर्योदय का देश जो है वो कहा जाता है। और जापान जो है वो एक्टिव वॉल्केनो के लिए जाना जाता है। तो जापान में अगर आप देखेंगे जो एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो है माउंट फूजी। तो ये भी आपको याद रखना है, माउंट फूजी जो है ये है जापान में। जापान का एक्टिव जो वॉल्केनो है वो है माउंट फूजी। ऐसे तो बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो है जापान में, तो सबसे बड़ा सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो है माउंट फूजी या माउंट फूजियामा, तो वो है जापान में, राइट। तो जापान से इतने क्वेश्चंस हो गए। और एक आपने सुगारू जलसंधि पढ़ा जो कि होकेडो आइलैंड और होंशो आइलैंड के बीच में है, इसको सेपरेट करती है और जापान सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से कनेक्ट करती है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे चाइना को देख लेते हैं। तो देखिए यह है चाइना, रूस और मंगोलिया के दक्षिण में आता है चाइना और भारत के उत्तर में चाइना। और चाइना की राजधानी जो है वो है बीजिंग, और बीजिंग आपको मिलेगा चाइना के पूर्व में। और चाइना के अगर हम फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तिब्बत में एक पठार जो है वो मिलता है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसको कहा जाता है पामीर का पठार। तो पामीर का पठार यहाँ पे आपको मिलेगा तिब्बत में। तो यह है पामीर का पठार, पामीर पठार, पामीर पठार तिब्बत में है। तो पामीर पठार, तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जिसको विश्व की छत भी जो है वो कहा जाता है। तो पामीर पठार या तिब्बत का पठार आपको याद रखना है, तिब्बत में है। और पामीर पठार से ही कई जो है वो सारी माउंटेन रेंजेस जो है वो निकलती है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे पामीर पठार के उत्तर पूर्व में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कुनलुन शान, कुनलुन शान। तो कुनलुन शान पर्वत जो है वो चाइना में है। उसके उत्तर में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा तियान शान, तियान शान। तो कुनलुन शान, तियान शान माउंटेन रेंज जो है वो चाइना में है। उसके बाद अगर आप भारत की तरफ को देखेंगे तो आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जिसमें 4 रेंजेस आते हैं, 3 रेंजेस भारत में, काराकोरम सबसे नॉर्थ में, उसके बाद फिर आता है लद्दाख रेंज और सबसे लास्ट में जो है वो जांस्कर रेंज। उसके बाद तिब्बत में आपको एक रेंज मिलता है जो कि ट्रांस हिमालय का ही आगे भाग है, जिसको कहा जाता है कैलाश रेंज। तो ये हो गया जी काराकोरम रेंज, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और तिब्बत में मिलेगा कैलाश रेंज, तो ये आ जाएगा जी कैलाश रेंज। और अगर आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखेंगे तो अफगानिस्तान में हिमालय का ही आगे विस्तार आपको मिलता है जो कि है हिंदुकुश पर्वत, और पाकिस्तान में आपको मिलेगा सुलेमान रेंज। तो वो भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आप लिख लेंगे। तो ट्रांस हिमालय भारत में 3 रेंजेस हैं, और आप तिब्बत में देखेंगे तो ये हो जाएगा कैलाश रेंज। और चाइना में पामीर पठार के आगे अगर आप देखेंगे तो कुनलुन शान और तियान शान माउंटेन रेंज आपको मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ की अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो 2 प्रमुख नदी है, एक है यांगसी नदी और दूसरी है हुआंगहो नदी। तो देखिए यांगसी नदी जो है, देखिए यांगसी नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, चाइना की सबसे लंबी नदी तो है ही, साथ में एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो यांगसी नदी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यांगसी नदी देखिए निकलती है जो है वो पामीर पठार के पास से निकलती है यांगसी नदी, और ये गिरती है पूर्वी चीन सागर में। तो ये होगी जी यांगसी नदी। तो यांगसी नदी यहाँ पे पूर्वी चीन सागर में गिरती है, यांगसी नदी, यांगसी नदी, राइट। और यांगसी नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है, पूर्व चीन सागर में गिरती है। आपको बिल्कुल याद रखना है कि कहाँ पे ये मुहाना बनाती है, तो पूर्व चीन सागर में ये मुहाना बनाती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट नदी है चाइना की वो है हुआंगहो नदी। तो हुआंगहो नदी देखिए चाइना की रिवर है, जिसको पीली नदी भी कहा जाता है, येलो रिवर इसको कहा जाता है। तो हुआंगहो नदी जो है वो पीला सागर में जो है वो गिरती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गिरती है, ये है हुआंगहो नदी, हुआंगहो नदी। तो 2 रिवर आपको याद रखना है, एक यांगसी नदी, एक हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है, इसको चीन का शोक भी कहा जाता है हुआंगहो नदी को। तो यहाँ हमने लिखा है देखिए हुआंगहो नदी पीली नदी कहा जाता है, चीन की दूसरी लंबी नदी है। यांगसी नदी के बाद चीन की दूसरी जो लंबी नदी है वो है हुआंगहो नदी, और पीला सागर में जो है वो गिरती है।
अब यहाँ पे कुछ मरुस्थल भी है, डेजर्ट भी है, उसको भी हम देख लेंगे। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट है गोबी मरुस्थल। तो गोबी डेजर्ट जो है वो मंगोलिया और चाइना के बीच में है। तो आपको याद रखना है ये जो दो देश हैं, तो यहाँ पे पड़ेगा ये है गोबी मरुस्थल। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको मिलेगा गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया के बीच में। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, इसको भी आपको याद रखना है, और चाइना और मंगोलिया के बीच में है। और चाइना में एक और इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है जो कि है तकला-मकान डेजर्ट। तो टकला-मकान डेजर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। टकला-मकान डेजर्ट चाइना में है, तो टकला-मकान डेजर्ट। टकला-मकान मरुस्थल ये भी चाइना में है, तकला-मकान डेजर्ट। तो तकला-मकान मरुस्थल चाइना में। एक चाइना में झील भी है, लोपनूर झील। तो लोपनूर झील जो है वो चाइना में है। और कुनलुन चान तियानशान पर्वत ये चाइना में है। कैलाश रेंज जो है वो चाइना में आपको मिलेगा, राइट। तो ये चाइना से जितने भी क्वेश्चंस बनने थे वो हमने डिस्कस करे। यहाँ के जो फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन रेंजेस होगी, लेक होगी और डेजर्ट होगी, तो इसको आपने देख लेना। अब देखिए, एशिया से इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि एशिया के नॉर्थ में कौन सी राजधानी है, एशिया के साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में आपसे पूछा जाता है कौन सा देश है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, कंट्रीज को लिखेंगे देश। तो ये हो जाएगा जी नॉर्थ उत्तर, और ये ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट, और ये साउथ। तो देखिए, नॉर्थ में जो देश पड़ेगा वो है रूस। एशिया के सबसे उत्तर में जो देश है वो है रूस। और एशिया के सबसे दक्षिण में कौन सा देश आएगा, वो आएगा इंडोनेशिया, राइट। इंडोनेशिया, जिसको हमने दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत पढ़ा, इंडोनेशिया। अब एशिया के पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो एशिया के पश्चिम में आपको मिलेगा तुर्की। एशिया के पश्चिम में तुर्की आपको मिलेगा। तुर्की भी अंतर महाद्वीपीय देश है, यानी तुर्की यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। और अगर आप पूर्व की तरफ को देखेंगे तो पूर्व की तरफ को आपको मिलेगा, सबसे पूर्वी जो देश है वो है रूस। और रूस के बाद आपको जो पूर्व में देश जो मिलेगा वो मिलेगा जापान। तो दोनों को आपको याद रखना है, रूस, रूस के बाद जापान आपको मिलेगा। तो ये तो देश हो गए। उसके बाद राजधानियों से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं राजधानियाँ। राजधानियाँ, तो सबसे नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, और पश्चिम और पूर्व का आपसे पूछा जाएगा। तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो देखिए, नॉर्थ में जो राजधानी है, देखिए देश नॉर्थ में है रूस। एशिया के उत्तर में जो देश है वो है रूस। तो एशिया के उत्तर में राजधानी क्या मास्को होगा। तो मास्को, देखिए हमने आपको बताया मास्को जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में नहीं पड़ता है। हालांकि मास्को जो है वो नॉर्थ में तो है, उत्तर में तो है, लेकिन एशिया कॉन्टिनेंट में नहीं है, वो है यूरोप कॉन्टिनेंट में। इसीलिए अब यहाँ पे जो राजधानी है, एशिया के सबसे उत्तर में स्थित राजधानी, वो मास्को नहीं होगा। मास्को क्योंकि यहाँ है यूरोप में। तो एशिया का नॉर्थ में जो राजधानी है वो हो जाएगा कजाकिस्तान का जो कैपिटल है, जो कि है अस्ताना, जिसका नाम चेंज हो गया था नूर सुल्तान। तो आप इसको लिखेंगे। अब नॉर्थ में जो राजधानी है वो है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान अस्ताना, और ये राजधानी है कजाकिस्तान की राजधानी, राइट। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो एशिया के उत्तर में स्थित जो राजधानी है, सबसे उत्तर में स्थित राजधानी, वो है नूर सुल्तान अस्ताना, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है, मास्को नहीं है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साउथ में देखिए देश है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की जो राजधानी है जो कि जकार्ता, वो साउथ में आ जाएगा। साउथ में इंडोनेशिया का ही कैपिटल हो जाएगा जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और अगर आप पूर्व की तरफ को देखेंगे तो पूर्व की तरफ जो देश आएगा वो आ जाएगा जापान, क्योंकि रूस का कैपिटल तो यूरोप में है, तो जापान। उसके बाद दूसरे नंबर पर जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो। तो टोक्यो जो है वो सबसे पूर्व में स्थित एशिया की राजधानी है, टोक्यो। उसके बाद देखिए, अगर आप पश्चिम की तरफ देखेंगे तो पश्चिम में देखिए देश है तुर्की। तो तुर्की की राजधानी जो है वो है अंकारा। अंकारा, ये तुर्की का कैपिटल है। तो सबसे पश्चिम में स्थित एशिया की जो राजधानी है वो है अंकारा, तुर्की का कैपिटल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि द्वीपीय देश की राजधानी सबसे पश्चिम में एशिया का कौन सा
जो है वो कौन सी राजधानी है, द्वीपीय देश की राजधानी है जो सबसे पश्चिम में स्थित है, तो वो हो जाएगा साइप्रस की जो राजधानी है वो है निकोशिया। आपको हमने बताया था भूमध्य सागर में एशिया का एकमात्र द्वीपीय देश है जो कि है साइप्रस, और साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। तो अंकारा के बाद आ जाएगा पहले नंबर पर अंकारा, और दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो निकोशिया। निकोशिया, और निकोशिया जो है वो साइप्रस की राजधानी है। और साइप्रस जो है एक ये द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है जो कि भूमध्य सागर में है। द्वीपीय देश, आइलैंड कंट्री है जो कि भूमध्य सागर में है। तो ये भी आपको याद रखना है। राजधानी अगर पूछा जाए, नॉर्थ में नूर सुल्तान अस्ताना, दक्षिण में जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, पूर्व में टोक्यो हो जाएगा जापान की राजधानी, और पश्चिम में है अंकारा पहले नंबर पर। अगर द्वीपीय देश की राजधानी अगर पूछा जाए तो तुर्की तो द्वीप नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइप्रस की जो राजधानी है वो है निकोशिया जो कि है भूमध्य सागर में। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 7 महाद्वीप हमने आपको बताया, टोटल जो है वो ग्लोब पर 7 महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप के क्रम पूछे जाते हैं क्षेत्रफल के आधार पर और जो है जनसंख्या के आधार पर, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए 7 महाद्वीप, तो ग्लोब पर टोटल जो है वो महाद्वीप कॉन्टिनेंट जो है वो 7 है। तो इनके अगर हम क्रम देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल एरिया वाइज क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों के क्रम, तो सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा जो है वो हो जाएगा एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे वो जनसंख्या के हिसाब से देखें या फिर क्षेत्रफल के आधार पर। एशिया, एशिया के बाद हो जाएगा जी अफ्रीका, अफ्रीका दूसरा बड़ा, और तीसरा बड़ा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद आ जाएगा जी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो चौथा जो बड़ा है वो है दक्षिण अमेरिका। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर 5वां बड़ा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आएगा जी यूरोप, यूरोप 6 नंबर पर, और लास्ट जो 7 नंबर पर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपसे नहीं पूछा जाएगा, सबको पता होगा सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है क्षेत्रफल के आधार पर। आपसे पूछा जा सकता है तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, यानी जो बीच के होंगे वो पूछे जाएंगे। जैसे कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर कॉन्टिनेंट कौन सा होगा, तो 5वां होगा अंटार्कटिका, और 6ठा होगा यूरोप, और 7वां तो आपको मालूम ही है ऑस्ट्रेलिया आपका होगा, राइट। उसके बाद देखिए जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर क्रम अगर हम देखते हैं तो जनसंख्या के आधार पर देखिए सबसे बड़ा तो एशिया ही है, सबसे बड़ा एशिया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जनसंख्या के आधार पर अफ्रीका, पहला और दूसरा सेम ही रहेगा, अफ्रीका दूसरा बड़ा है। अब तीसरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, यूरोप जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप है, तो यूरोप आप याद रखिएगा तीसरा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद चौथा और 5वां उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, और फिर आ जाएगा जी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, 5वां दक्षिण अमेरिका, और छठा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और 7वां यानी सबसे जो छोटा होगा जनसंख्या के आधार पर वो हो जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे, कभी कभार सिंपल से क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। और लाइट ऑफ एशिया जो कहा जाता है वो है महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, आपने लिख लेना। एशिया का प्रकाश पुंज जो है वो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, उसको भी आप लिख लेंगे, राइट। तो इतने यहाँ से एशिया से क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट बनने थे वो हो गए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी थे। तो फ्रेंड्स हमने एशिया कॉन्टिनेंट को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। 7 या 8 वीडियोस में हमने एशिया कॉन्टिनेंट को कवर किया, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन क्लासेस को देखिए, और मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा।
देखिए 2-3 पॉइंट्स रह गए थे पिछले क्लासेस में। तो देखिए गोल्डन ट्रायंगल, तो गोल्डन ट्रायंगल जो है वो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के बीच में पड़ता है। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का जो रीजन है इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। उसी प्रकार से गोल्डन क्रिसेंट, तो गोल्डन जो क्रिसेंट है ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो रीजन है जहाँ पे अफीम का उत्पादन होता है, अफीम की तस्करी होती है, उस रीजन को कहा जाता है गोल्डन क्रिसेंट। और गोल्डन ट्रायंगल जो है वो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के बीच में पड़ता है। तो ये आप 2 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद आप बुक्स ज़रूर पढ़िएगा। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। तो वीडियो देखने के बाद आपको बुक्स में ज़रूर पढ़ना है। बुक्स में कुछ फैक्चुअल चीज़ें दी गई होती है, उसको भी आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है। और एशिया कॉन्टिनेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट को हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।